हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे आप सभी लोग, आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी बच्चों। देखो हम लोगों ने शुरू किया हुआ बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही मजेदार चैप्टर, दैट इज नथिंग बट अ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सही है, जहां पे हम लोग बहुत सारे अलग अलग डिस्कवरीज के बारे में पढ़ रहे हैं। सही है, बहुत सारे अलग अलग थ्योरीज के बारे में पढ़ रहे हैं कि आखिरकार एक एटम, एक मॉलिक्यूल किस प्रकार से डिस्कवर हुआ और उसके सब एटॉमिक पार्टिकल कैसे डिस्कवर हुए, फिर कैसे अलग अलग थ्योरीज आई, हर थ्योरी दूसरी थ्योरी को डिस्प्रूव करती, गलत साबित करती और फिर अपने कुछ न्यू रूल्स को सेट करती थी। सही बात है। तो ऐसे बहुत सारे थ्योरीज बच्चों हम लोगों ने पढ़े, जैसे डाल्टन की हम लोग ने थ्योरी पढ़ी, हमने थॉमसन की थ्योरी पढ़ी, हमने रदरफोर्ड की थ्योरी पढ़ी और वो सारी थ्योरीज को झूठ करते हुए हम लोग अभी पहुंचे हैं बच्चों बोहर्स एटॉमिक मॉडल के ऊपर। सही बात है, बोहर्स एटॉमिक मॉडल के ऊपर हम लोग पहुंचे हैं और इसके बारे में कई सारी चीजें हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। सही बात है। देखो मैंने आप लोग को इसके पहले वाला जो लेक्चर था यानी लेक्चर नंबर 6 था बच्चों, वहां पर बोहर्स एटॉमिक मॉडल मैंने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ था और मैंने आपको बताया था कि बोहर्स एटॉमिक मॉडल में हमको 6 पोस्टुलेट पढ़ने, टोटल 6 पोस्टुलेट्स को हमें स्टडी करना है बोहर्स एटॉमिक मॉडल के अंदर और उसमें से 3 पोस्टुलेट हमने ऑलरेडी पढ़े थे हमारे प्रीवियस वीडियो में यानी लेक्चर नंबर 6 में। तो अगर आपने लेक्चर नंबर 6 नहीं देखा है तो पहले आप जाकर लेक्चर नंबर 6 देखो बच्चों। ठीक है, अगर आपने लेक्चर नंबर 6 नहीं देखा है तो पहले आप जाकर लेक्चर नंबर 6 देखो, क्योंकि उसके अंदर हमने शुरू कर दिया था बोहर्स एटॉमिक मॉडल। दिस इज बोहर्स एटॉमिक मॉडल क्लास 2, सेकंड क्लास है बच्चों, सेकंड पार्ट है ये। तो पहले आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी और उसके बाद ही बच्चों आप इस वीडियो के ऊपर जंप करिए, क्योंकि आज हम आगे के 3 पोस्टुलेट यानी पोस्टुलेट नंबर 4, पोस्टुलेट नंबर 5 और पोस्टुलेट नंबर 6 को हम लोग कवर करेंगे बच्चों, कवर करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। चलेगा, ठीक है। सो ध्यान से पढ़ना है, वीडियो को एंड तक देखना है बच्चों, तभी सब कुछ समझ में आएगा। उसके बाद अगले कुछ लेक्चर्स में हम लोग बात करेंगे बच्चों स्पेक्ट्रम के बारे में, स्पेक्ट्रम क्या होता है, किस तरीके से स्पेक्ट्रम को बोहर्स ने एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेनेशन दिया उसका। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे बच्चों इनका भी कुछ लिमिटेशन था भाई, इनके भी कुछ लिमिटेशन, बहुत सारी चीजें ये भी नहीं समझा पाए। तो उसके बाद स्क्वाडिंजर का इक्वेशन आया, स्क्वाडिंजर का एटॉमिक मॉडल आया, तो उसे भी हम लोग समझेंगे। पर एक एक करके धीरे धीरे बच्चों हम लोग को जाना है, एक एक स्टोरी को हमको ध्यान से पढ़ना है। देखो मैंने आपको पहले भी यही बोला था कि मेरा बच्चों यही मोटिव है, मेरा बच्चों यही उद्देश्य है कि हर एक टॉपिक, हर एक मॉडल, हर एक थियरी आपको डिटेल में समझ में आ जाए। मतलब आपको इस तरीके से समझ में आ जाएगी, मतलब आपको फिर कुछ से पूछने की जरूरत नहीं पड़े, एक कहानी की तरह समझ में आ जाएगा। अच्छा पहले ये हुआ था, फिर इसने ये बताया, फिर इसने ये बताया, फिर इसने ये बताया, क्योंकि बच्चों कंफ्यूजन बहुत होता है इन सारे टॉपिक्स में। तो डिटेल में देखो, बुक और पेन लेकर बैठ जाओ बच्चों और डिटेल में वीडियो को एंड तक ध्यान से देखेंगे। सही है, दिस इज लेक्चर नंबर 7। जैसा कि आपको पता ही है, बहुत सारे लेक्चर में बना रहा हूं क्योंकि मुझे पता है आपको डिटेल में पढ़ाने के लिए लेक्चर जाता है, समय जाता है। सही है, तो पहले के वीडियोस भी देख लेना। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो बच्चों इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके रख लेना। कोई भी दिक्कत आती है तो आप वहां पर मुझे मैसेज कर सकते हो, कनेक्ट हो सकते हो मेरे साथ। चलेगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं बच्चों आज की इस वीडियो को। देखो लास्ट वाला जो लेक्चर था, ध्यान से देखेंगे, लास्ट वाला जो लेक्चर था वहां पे बच्चों हमने बोहर्स एटॉमिक मॉडल शुरू कर दिया था ऑलरेडी। क्या पढ़ाया था मैंने आपको बच्चों पोस्टुलेट्स पढ़ाने शुरू किए थे। पहला पोस्टुलेट डन था, सेकंड पोस्टुलेट डन था। मैंने आपको बताया ना, पहला पोस्टुलेट क्या बोलता है कि एटम हैज अ सेंटर, एक एटम है बच्चों जिसमें सेंटर प्रेजेंट है और उसके सेंटर में क्या क्या प्रेजेंट है, उसके सेंटर में आपका प्रेजेंट रहेगा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और उस सेंटर को हम क्या कहते थे, न्यूक्लियस कहते थे। ये चीजें आपको, ठीक है, ये चीजें रदरफोर्ड ने भी बताई थी। फिर अगली चीज क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन द फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो एक फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है एंड विथ अ फिक्स एनर्जी एंड फिक्स वेलोसिटी, जिसकी वेलोसिटी और एनर्जी क्या होती है बच्चों, फिक्स होती है। फिर हमने हमारा थर्ड पोस्टुलेट शुरू किया जो कि थोड़ा सा बड़ा था। मैंने क्या बोला था कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो एक फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, हैविंग द एंगुलर मोमेंटम व्हिच इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइड बाय 2 पाई यानी h बाय 2 पाई। ठीक है, फिर हम लोग ने एक इक्वेशन सॉल्व किया था बच्चों और लास्ट में बच्चों हमें एक इक्वेशन मिली थी यहां पर, व्हिच इज दिस, एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन बच्चों, क्योंकि आगे भी इस इक्वेशन को हम लोग यूज करेंगे। अगर आपको रेडियस फाइंड करना है तो हम लोग इस इक्वेशन को यूज करेंगे, अगर आपको वेलोसिटी फाइंड करना है तो भी हम लोग इस इक्वेशन को यूज करेंगे। चलेगा, ठीक है, पर डायरेक्टली इस इक्वेशन को नहीं यूज करेंगे बच्चों। इस इक्वेशन का यूज करके हम एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे और उस फॉर्मूले से आप रेडियस फाइंड कर सकते हो किसी भी शेल का, आप वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो, किस वेलोसिटी से आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, वो सारी चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हो आपके इलेक्ट्रॉन्स की। समझ में आई बात, समझ में आई बात, ठीक है, समझ में आई बात, ओके। चलो अब आगे चलते हैं हमारे अगले पोस्टुलेट की तरफ। लेट्स मूव टू अवर फोर्थ पोस्टुलेट। ठीक है, चलो अगले पोस्टुलेट में क्या कहा था अंकल ने,
सुनिए ध्यान से, अगले पोस्टुलेट में क्या कहा था अंकल ने, बोहर्स अंकल ने कहा कि वाइल रिवॉल्विंग, पहले मैं लिख लेता हूं, सुनो पहले मैं लिख लेता हूं, वाइल रिवॉल्विंग इन द सर्कुलर ऑर्बिट, ध्यान से देखेंगे, पहले मैं लिख लेता हूं फिर आपको समझाता हूं, ठीक है, कि वाइल रिवॉल्विंग इन द सर्कुलर ऑर्बिट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फोर्स ऑफ, आप ऐसा कह सकते हो, ऑफ फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, ये इन्होंने कहा, ठीक है, ये इन्होंने कहा। क्या बोला, ध्यान से सुनो बच्चों, क्या बोला, जरा ध्यान से सुनो, थोड़ा सा लिखने में मेरा नीचे आ गया, लिखते लिखते मेरी राइटिंग थोड़ी सी नीचे आ गई है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सुनो इन्होंने क्या कहा, ध्यान से समझो बच्चों, ध्यान से समझो, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने हमको बताया कि वाइल रिवॉल्विंग, जब आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, जब आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है बच्चों एक फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में, एक सर्कुलर ऑर्बिट में जब आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ना बच्चों, तो उस समय होता क्या है, उस समय होता यह है कि दो आपके चार्ज ऑब्जेक्ट है बच्चों, एक आपका प्रोटॉन है जिसके पास क्या है पॉजिटिव चार्ज, एक आपका इलेक्ट्रॉन है जिसके पास क्या है नेगेटिव चार्ज। इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, उस फोर्स का हम क्या नाम देते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। से ठीक है, समझ में आ गया। दैट फोर्स विल बी इक्वल टू, वो फोर्स बच्चों बराबर होगी किसके, सेंट्रीपिटल फोर्स के। सही बात है, वो फोर्स बराबर होगी किसके, सेंट्रीपिटल फोर्स के, क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रॉन है ना वो घूम रहा है आपके न्यूक्लियस के ऑर्बिट के अराउंड 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 अराउंड, न्यूक्लियस में क्या हो रहा है बच्चों, न्यूक्लियस के अराउंड वो घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो रिवॉल्व होने के लिए उसको कौन सा फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। और वो कौन सा फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बन रहा है, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक धागा ले लो, धागे में एक पत्थर बांध लो और पत्थर को ऐसे घुमाओ, ऐसे से घुमाओ, तो आप अपने हाथ से मैकेनिकल फोर्स लगा रहे हो पत्थर को घुमाने के लिए, पर मैकेनिकल फोर्स से आप चाह क्या रहे हो, देखो वो रस्सी चाह क्या रही है कि पत्थर आपके पास आ जाए, आपके नजदीक आ जाए, पर वो आ रहा है क्या, नहीं। वो बच्चों उसी मैकेनिकल फोर्स को कन्वर्ट कर रहा है, यूज कर रहा है, और वो गोल 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 घूम रहा है, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहा है। सही बात है, यही चीज आपके सोलर सिस्टम में भी होता है। हमारे सोलर सिस्टम में, आपके नहीं, मेरे भी सोलर सिस्टम में बच्चों, जो हमारी सन है और अर्थ है, इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। सन और अर्थ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना बच्चों, विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो क्या सन, जो आपका अर्थ है, वो सन में जाके लड़ जाता है क्या, नहीं, नहीं, क्यों, क्योंकि उस ग्रेविटेशनल फोर्स को आपका अर्थ यूज करता है एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, और आपका जो अर्थ है वो सन के चक्कर लगाता है, सन के अराउंड 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 रिवॉल्व करता है, घूमता है। समझ में आई बात, ठीक है। तो यही चीज किसने कही, यही चीज किसने कही बच्चों, बोहर्स अंकल ने कही, कि ध्यान से सुनेंगे, यही चीज बच्चों आपके बोहर्स अंकल ने कही, दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बच्चों किसके बराबर होगा, आपके सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, एफ ऑफ ई इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। इसका मतलब क्या होगा, एफ ऑफ ई इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। व्हाट इज मीन बाय एफ ऑफ ई, ये है बच्चों आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये है क्या बच्चों आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। ये है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द न्यूक्लियस, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द न्यूक्लियस, और यहां पे क्या है बच्चों आपका एक शेल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक न्यूक्लियस है, और उसके बाद क्या है बच्चों आपका एक शेल है। इस न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन प्रेजेंट है, एंड प्रोटॉन हैव पॉजिटिव चार्ज, ऑब्वियस सी बात है, प्रोटॉन हैव पॉजिटिव चार्ज। यहां पे बच्चों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एंड दिस इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज। इन दोनों के बीच में कौन सी फोर्स है बच्चों, इन दोनों के बीच में, मैंने अभी आपको सिखाया ना, इन दोनों के बीच में कौन सी फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। मतलब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं। मैंने आपने बचपन में पढ़ा होगा कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं। तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है।
इन दोनों के बीच में कौन सा चार्ज लगता है, इन दोनों के बीच में, अच्छा सॉरी, इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, इन दोनों के बीच में लगता है बच्चों फोर्स आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब दोनों ही चार्ज पार्टिकल है, ये पॉजिटिव चार्ज वो नेगेटिव चार्ज। तो मान लो बच्चों इसका नाम मैं दे देता हूं Q1, Q इज नथिंग बट अ चार्ज, ठीक है, Q किसको डिनोट कर रहा है, चार्ज पार्टिकल 1 को। एंड इसका नाम दे देता हूं बच्चों मैं Q2, इसका नाम दे देता हूं मैं Q1, इसका नाम दे देता हूं मैं Q1 और इसका नाम दे देता हूं बच्चों मैं Q2। तो अगर मैं बात करूं बच्चों फॉर्मूले की, एफ ऑफ ई मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, क्या होगा जरा बताइए। इसका फॉर्मूला बनेगा बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन, सॉरी 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 मल्टीप्लाइड बाय Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। समझ में आया, समझ में आया क्या फॉर्मूला है बच्चों, समझ में आया, बताओ क्या फॉर्मूला है, समझ में आ गया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला समझ में आ गया। मैंने क्या बोला बच्चों, मैंने क्या बोला, वाइल रिवॉल्विंग, जब रिवॉल्व हो रहा है कौन, इलेक्ट्रॉन, वाइल रिवॉल्विंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द सेंट्रिपिटल फोर्स। और इस इक्वेशन का यूज करके मैंने ये वाला लाइन लिखा, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं। अब मुझे पता है बच्चों कि ये भी चार्ज पार्टिकल है, ये भी चार्ज पार्टिकल है, दोनों ही क्या है, चार्ज पार्टिकल, ठीक है। आपका प्रोटॉन भी चार्ज पार्टिकल है एज अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, और इलेक्ट्रॉन भी चार्ज पार्टिकल है एज अ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। तो ये हो गया Q1, ये हो गया Q2, नाम दे दो उसका Q1 Q2, सही बात है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या बनता है, दैट एफ ऑफ ई यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन मल्टीप्लाइड बाय Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट आर, जो डिस्टेंस है ना इन दोनों के बीच में, दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट। क्लियर है, समझ में आ गया, मेरे को बताओ, मेरे को बताओ बच्चों, इतनी चीजें क्लियर है, इतनी चीजें क्लियर है, ओके वेरी गुड। अगला है बच्चों सेंट्रिपिटल फोर्स। देखो ये सारी चीजें ना उनको ही समझ में आएगी ज्यादा अच्छे से जिनका फिजिक्स थोड़ा सा अच्छा है, जिनको फिजिक्स थोड़ा सा पसंद है, ठीक है। अगला है सेंट्रिपिटल फोर्स। मुझे फिजिक्स नहीं पसंद बच्चों, पर जितनी चीजें मुझे आनी चाहिए उतनी चीजें मुझे आती है। अगला फॉर्मूला सेंट्रिपिटल फोर्स का, ठीक है। सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं सेंट्रिपिटल फोर्स की बात करूं तो इन दोनों का कुछ मास होगा, सही है, इसका कुछ मास होगा, इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, लास्ट वाले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था, इसका मास होता है, कुछ वेलोसिटी होती है। तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों mv² डिवाइड बाय आर। तो सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, mv² डिवाइड बाय आर। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा बच्चों, कुछ भी करो। ये सारी चीजें आपने सीखी हुई है, फिजिक्स में सीखी हुई है, ठीक है। नहीं सीखी होगी तो सीखोगे आगे चल के। सर्कुलर मोशन करके कोई चैप्टर होगा अगर आपको फिजिक्स में 12th में होगा या फिर 11th में होगा, तो आप लोग सीखोगे कि सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv² डिवाइड बाय आर। सही है, इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 2, सॉरी इसको 2 दे दो, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। अब आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर है सेंट्रिपिटल फोर्स के, तो मतलब ये वाला वैल्यू बराबर हो जाएगा बच्चों। तो यहां पे एक नया फॉर्मूला हमको मिलेगा, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 मल्टीप्लाइड बाय Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर बराबर किसके होगा, इज इक्वल टू किसके होगा बच्चों, mv² डिवाइड बाय आर, mv² डिवाइड बाय आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है बच्चों, इस इक्वेशन को कोई भी बच्चा मिस नहीं करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको भी आप मार्क करके रख लो, इक्वेशन नंबर कोई भी मार्क करके रख लो, 4 मार्क करके, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है बच्चों, इस इक्वेशन को आप मार्क करके रख लो, क्योंकि देखो इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको ये वाला इक्वेशन पढ़ाया था, कहां गया ये वाला इक्वेशन पढ़ाया था, mvr इज इक्वल टू nh डिवाइड बाय 2 पाई, ये वाला इक्वेशन समझाया था बच्चों। तो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आप यूज करके, इन दोनों को यूज करके आप रेडियस फाइंड आउट कर सकते हो, आप वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे होगा वो बताऊंगा, आगे लेक्चर में बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। पर अभी इतना याद रखो कि ये दोनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों फॉर्मूला कैसे बन रहे हैं, कैसे डिराइव हो रहे हैं, वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो भी आप लोग के लिए बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, समझ में आ गया, समझ में आया क्या, बताओ समझ में आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले ले बच्चों, फटाक से इसको कैलकुलेट करो, सॉरी इसका स्क्रीनशॉट लो और अपने बुक में फटाफट से लिख लीजिए, ठीक है। अपने बुक में इस बच्चों इसको फटाफट से लिख लो, लिख लिया, बताओ लिख लिया बच्चों। अगले पोस्टुलेट पे चलें, अगले पोस्टुलेट पे चलें, अगले पोस्टुलेट पे चले, या फिर इसका रेडियस कैलकुलेट करना है, बताओ रेडियस का फॉर्मूला निकालना है,
रेडियस का फॉर्मूला निकालना है, उसके लिए आपको दोनों इक्वेशन को एक पेज पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ कैलकुलेट करने की कोशिश करते, ट्राई करते हैं कि ये क्या हमसे निकलता है। पहला फॉर्मूला बताओ, पहला फॉर्मूला बताओ, ये वाला एम आर वी, और यू कैन से एम वी आर इज इक्वल टू एन एच डिवाइड बाई 2 पाई। ठीक है, सो एम वी आर डिवाइड बाय एन एच डिवाइड बाय 2 पाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन। फिर दूसरा क्या है बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन, दूसरा है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था बच्चों, mv स्क्वायर डिवाइड बाय r। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 था और ये आपका इक्वेशन नंबर 2। मतलब मान लो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 या फिर 2, या फिर इसको 1 2 रहने दो, कंफ्यूजन हो जाएगा, तो इसको इक्वेशन नंबर ए और इसको इक्वेशन नंबर बी दे देते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर ए और इक्वेशन नंबर बी दे देते हैं। चलिए, अब मान लो आपको सॉल्व करना है, आपको फाइंड करना है आर स्क्वायर। ठीक है, आपको आर स्क्वायर या फिर यू कैन से आपको आर फाइंड करना है, आर के लिए एक फॉर्मूला बनाना है। तो आपको इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ भी करोगे इन दोनों को एक दूसरे से बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो इन दैट सिचुएशन चलो क्या करें बताओ, इस इक्वेशन को पहले हम लोग स्क्वायर कर देते। ठीक है, तो क्या करो, इक्वेशन ए को ए का स्क्वायर करो। ठीक है, ए का स्क्वायर कर दो, मतलब इसको स्क्वायर कर दो, डबल मतलब मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और इसको डिवाइड कर दो इससे, और उसको डिवाइड कर दो इक्वेशन नंबर बी से, उसको डिवाइड कर दो बच्चों इक्वेशन नंबर बी से। क्लियर है, उसको डिवाइड कर दो बच्चों इक्वेशन नंबर बी से। सही है ना, कैसा हो जाएगा इक्वेशन बताओ, कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, कैसा दिखेगा इक्वेशन, देखो ये हो जाएगा आपका एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर। सही है, एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई स्क्वायर। सही है, इसको आप डिवाइड करो किससे, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइड बाय r। अब जरा देखो क्या क्या कैंसिल हो सकता है, क्या क्या कट सकता है। और हमेशा याद रखो बच्चों, ऊपर वाले को ऊपर वाले से ही काटना है और नीचे वालों को नीचे वालों से ही काटना है। जब ऐसा ये होता है ना, जब इस तरीके का हम कटिंग बटिंग करते हैं तो हमेशा याद रखेगा कि ऊपर वाले को ऊपर वाले से ही कटना है। सही है, तो देखो क्या क्या कट होगा, चेंज करो कलर, कलर चेंज करो। देखो वी स्क्वायर कट हो जाएगा, एक m कट हो जाएगा। ठीक है, और कुछ कटेगा बताओ, और कुछ कटेगा, हाँ देखो नीचे वाले से कट सकता है ना, तो 4 पाई कट जाएगा, यहाँ पे एक 4 पाई कट जाएगा, मतलब ऊपर एक 4 पाई बचेगा। नीचे वालों को नीचे से काटो, और कुछ बचेगा नहीं, और कुछ नहीं। हाँ एक और कट सकता है, देखो ये r और एक यहाँ पे r स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि ये इज इक्वल टू इस तरफ है ना, इज इक्वल टू इस तरफ है, तो ये भी एक एक कैंसिल हो सकता है। तो बचा क्या, बचा जो भी बच्चा बच्चों से लिख लो, r स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई डिवाइड बाय, यहाँ पे क्या बचा बच्चों, 1/एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइड बाय r इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ बचा, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, तो सिर्फ इतना ही बचा है, सिर्फ इतना ही बचा है। अब इसको ऊपर ट्रांसफर कर दो, इसको ऊपर भेज दो, यहाँ पे सॉल्व करते रुको, ये इसको ऊपर भेज दो। ठीक है, तो जब ये न्यूमरेटर में ऊपर जाके क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में, अगर ये न्यूमरेटर में ऊपर यहां चला जाएगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा, समझ लो। तो ये वाला वैल्यू अगर ऊपर गया तो यहां पे चला जाएगा। सही बात है, ठीक है। और कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, देखो और कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, नहीं, मेरे हिसाब से और कुछ कैंसिल नहीं हो सकता। ठीक है, मेरे हिसाब से और कुछ कैंसिल नहीं हो सकता। क्लियर है, क्लियर है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला क्या बनेगा, ध्यान से देखो। अगर आप सबको ऊपर लेके कैंसिल आउट करोगे, आर भी कैंसिल होगा मेरे हिसाब से, ये वाला, हाँ ये वाला एक और ये वाला आर एक कैंसिल होगा, ये वाला आर है और ये वाला एक कैंसिल होगा, क्योंकि सेम सेम ऊपर चले जाएंगे ना अपोजिट साइड में। तो क्या फॉर्मूला बनेगा बच्चों, आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट होता है एक्चुअली में, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट होता है, आर स्क्वायर एच, ये एप्सिलॉन नीचे है ना, ये भी चला जाएगा ऊपर बच्चों, डिवाइड बाय पाई एम जेड ई स्क्वायर। ठीक है, बचा क्या आपका, डिवाइड बाय पाई जेड ई स्क्वायर। हाँ बराबर है, ठीक है, समझ में आ गया।
समझ में आ गया बच्चों? तो यहां से आप क्या क्या कॉमन निकाल सकते हो बताइए, यहां से आप क्या क्या कॉमन निकाल सकते हो? ये सारी चीजें कॉमन निकल जाएंगी। कौन कौन सी चीजें? देखो कलर करके चेंज करता हूं, सारी चीजें बच्चों देखो, ये भी कॉमन आ जाएगा, दूसरे कलर यूज करते हैं। क्या क्या कॉमन आ जाएगा बच्चों? एच स्क्वायर आपका कॉमन है क्योंकि इट इज ऑलरेडी प्लैंक्स कांस्टेंट। ई नॉट आपका कॉमन निकल जाएगा बच्चों, पाई का वैल्यू कॉमन है, मास कॉमन होता है, जेड चेंज हो सकता है पर इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कॉमन होता है। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू जब आप कॉमन निकालोगे, ठीक है, जब आप ये सारी वैल्यू कॉमन निकालोगे बच्चों, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, जब आप ये सारी वैल्यू कॉमन निकालोगे तो आपका एन स्क्वायर अलग हो जाएगा और जेड अलग हो जाएगा। ठीक है, एन स्क्वायर अलग हो जाएगा, जेड अलग हो जाएगा। ऐसे होगा, आगे करें, आगे वाले पेज पे, आगे वाले पेज पे करें। ठीक है, सो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान से देखो, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? एच स्क्वायर एप्सिलॉन, ठीक है, एच स्क्वायर एप्सिलॉन डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय पाई एम ई स्क्वायर। ये सारी वैल्यू मिल गई कॉमन, जो मैंने यहां से क्या निकाली थी कॉमन, ये सारी वैल्यू जो मैंने कॉमन निकाली थी। बचा क्या? बचा बच्चों एन स्क्वायर डिवाइड बाय जेड। व्हाट इज जेड? जेड इज द एटॉमिक नंबर, जेड इज द एटॉमिक नंबर। जेड क्या है बच्चों? जेड आपका एटॉमिक नंबर है। क्लियर है? अब आप बोलोगे सर जेड आया कहां से? आप लोग बोल सकते हो ना सर जेड आया कहां से, तो जेड आप चेंज कर सकते हो बच्चों, समझ रहे हो? अगर आप बात करो तो वेलोसिटी के साथ आप चेंज कर सकते हो जेड, ठीक है, आप चार्ज के साथ चेंज कर सकते हो। चार्ज क्या होता है? चार्ज के साथ आप जेड चेंज कर सकते हो। देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, आपको लग रहा होगा सर चार्ज कहां से है, तो Q1 क्या है? Q1 पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां पे मतलब प्लस ZE। Q2 नेगेटिव चार्ज है, मतलब E। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? ZE स्क्वायर। यहीं से तो आया है ये E स्क्वायर, ये ZE स्क्वायर यहीं से तो आया है। टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल भी, देखो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। अगर आप नहीं समझा तो वापस देख सकते हो। चार्ज को आप चेंज कर सकते हो। चार्ज क्या है? एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज को मैंने कैसे दिखाया? ZE प्लस, और नेगेटिव चार्ज को कैसे दिखाया बच्चों? E माइनस। समझ रहे हो? तो माइनस प्लस नहीं दिखाना है यहाँ पे, एक आपका ZE और दूसरा E, तो ZE और E क्या हो जाएगा? E स्क्वायर हो जाएगा, ZE स्क्वायर। समझ रहे हो? तो इसकी जगह आप ये लिख सकते हो डायरेक्ट, मतलब ZE स्क्वायर। वही चीज है, वही चीज है, और कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो वही चीज है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे बच्चों तो वही चीज है। कुछ ऐसा फॉर्मूला बना, ठीक है, कुछ ऐसा फॉर्मूला बना। अब ये सारी चीजें बच्चों कांस्टेंट है। आपका H का वैल्यू भी कांस्टेंट है। H मतलब होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। E आपका कांस्टेंट है, एप्सिलॉन की वैल्यू कांस्टेंट होती है, पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है बच्चों, आपका क्या बोलते हैं M की वैल्यू कांस्टेंट होती है। यहां पे सिर्फ पाई बचा ना, ये 4 पाई नहीं बचेगा। एक्चुअली 4 और 4 कैंसिल हो जाता है, एक पाई और एक पाई बचा रहता है ना, ठीक है, एक पाई कट जाता है, एक पाई कट जाता है, एक पाई बचा रहता है, 4 और 4 कैंसिल हो जाता है, ठीक है, ध्यान से सुनो। तो इसकी वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे, सो दैट विल बी इक्वल टू R इज इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर Z एमस्ट्रॉन्ग। ये वैल्यू मैंने ली बच्चों एमस्ट्रॉन्ग में। इस वैल्यू को आपकी बुक ने क्या किया है? पिकोमीटर में कन्वर्ट कर दिया। देखो इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है। मैंने जो आपको अभी तक सिखाया ना, आपको लग रहा होगा कि सर ये सब बहुत डिफिकल्ट है, मुझे नहीं याद होगा। आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है, ठीक है। और इसको आप पिकोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। R इज इक्वल टू, बस ये 2 पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 52.9 n स्क्वायर डिवाइड बाय Z, और यहां पे क्या आ जाएगा बच्चों आपका पिकोमीटर। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है। आपको ये सारी चीजें नहीं याद रखनी, आपको ये सारी चीजें बच्चों याद भी नहीं रखनी है, क्योंकि आपसे एग्जाम में ये सारी चीजें पूछेंगे ही नहीं। समझ रहे हो? आपको आएगा न्यूमेरिकल, और उस न्यूमेरिकल में पूछा जाएगा कि चलो भाई आपके पास n की वैल्यू इतनी है, इस शेल में आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये एटम है, हाइड्रोजन है, ठीक है, तो कितना यू कैन से कि कितना इसका रेडियस है, इसका रेडियस कितना होगा। सो आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाला वैल्यू याद रखना है, ये वाला वैल्यू याद रखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज रियली 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 इंपॉर्टेंट। पर मैंने सिर्फ आपको सिखा दिया कि आखिरकार चीजें आती कैसे हैं, चीजें वर्क कैसे करती हैं। समझ में आ गया? एक बार और देख लो अगर आपको चाहिए तो। कुछ नहीं करना है बच्चों, बहुत ईजी है। ये वाला वैल्यू हमको लास्ट वाले क्लास में मिला था, ये वाला वैल्यू आज हमने डिराइव किया, इसको हमने स्क्वायर किया और इसके साथ क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। कुछ नहीं किया, बस Q1 Q2 को ZE स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया है। बाकी सारी चीजें जब कैंसिल आउट करोगे तो आपको लास्ट में ये वाला फॉर्मूला बनता है। पर इसमें से जो चीजें कॉमन है वो मैंने कॉमन निकाल ली, और जो चीजें चेंज हो सकती है, जो चीजें चेंज होती है, मतलब n का नंबर चेंज हो सकता है। n मतलब क्या है? नंबर ऑफ शेल, K L M N, कोई भी शेल आ सकता है ना, तो वो चेंज हो गया। और आपका Z यानी एटॉमिक नंबर भी चेंज हो सकता है। तो इसकी जब वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो इतनी वैल्यू मिलती है एमस्ट्रॉन्ग में, और इतनी वैल्यू मिलती है पिकोमीटर में। क्लियर है? जस्ट अ सेकंड बच्चों,
ये फैन घूम गया और हमें फैन की जरूरत है, ठीक है। ओके, नाउ बेटर, क्लियर है, इतना समझ में आ गया। इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। अगर आपको चाहिए बच्चों तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। चलेगा। अब आगे अगले वाले पोस्टुलेट पे चलेंगे, यानी पोस्टुलेट नंबर 5। पोस्टुलेट नंबर 5 पे चलेंगे। चलो चले, हो गया। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। सीने बहुत हो रहे बच्चों, इसी खराब हो गया हमारा। ले लिया। थोड़ा सा डिफिकल्ट है मुझे पता है, पर इजी है। एक दो बार आप देखो, ये जो चीजें है ना, जितना प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा। पहली पहली बार देखोगे तो नहीं आएगा, मुझे पता है, ठीक है। तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आएगा, पहली बार में किसी को नहीं आता। हो गया ये, हो गया ये। चलो अगले वाले पे चले, हमारे 5th पोस्टुलेट पे चले। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया ना बच्चों। चल अब चलते हैं हम अपने 5th पोस्टुलेट पे, ठीक है। अब चलते हैं बच्चों, अब हमने 5th पोस्टुलेट पे, यानी 5वां पोस्टुलेट। क्या कहते हैं 5th पोस्टुलेट में? देखो लिखता हूं पहले, while revolving in a particular orbit, while revolving in a particular orbit, ठीक है, while revolving in a particular orbit, the electron neither gain or loss energy। सुनो बालको, क्या कह रहे हैं बोहर बाबा, सुनिए इनकी आत्मकथा। ये क्या कह रहे हैं बच्चों अगले स्टेटमेंट में? अगले स्टेटमेंट में सुनिए क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये वाले पोस्टुलेट में और अगले वाले पोस्टुलेट में आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसीलिए बोल रहा हूं ध्यान से सुनिए। क्या कह रहे हैं सुनिए। While revolving in a particular orbit, अगर आपका कोई इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में क्या कर रहा है बच्चों? रिवॉल्व कर रहा है। अगर आपको कोई इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में क्या कर रहा है बच्चों? रिवॉल्व कर रहा है। सो while रिवॉल्विंग, जब वो रिवॉल्व कर रहा है बच्चों, तो ना वो एनर्जी को गेन करता है और ना वो एनर्जी को लूज करता है, ना वो एनर्जी को गेन करता है, ना वो एनर्जी को लूज करता है। याद करो जब मैंने आप लोग को ड्रॉबैक्स पढ़ाए थे रदरफोर्ड के, तो उसमें क्या लिखा हुआ था कि जब एक चार्ज पार्टिकल घूमता है तो मैक्सवेल अंकल कहते थे कि इलेक्ट्रॉन अगर एक चार्ज पार्टिकल है और अगर वो रिवॉल्व कर रहा है तो वो अपनी कुछ एनर्जी क्या करेगा? रिलीज करेगा। तो क्या ऐसा यहां पे है? बोहर अंकल ने क्या बोला? मैक्सवेल तुम भाड़ में जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुमने क्या बोला है क्या नहीं बोला, तुम्हारी थ्योरी गलत है। पर मैक्सवेल ने क्या, बोहर ने क्या बोला कि मैक्सवेल की थ्योरी बाहर में जाए, यहां पे एप्लीकेबल नहीं होती। जब भी आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, किसी एक पर्टिकुलर शेल में, तो हमेशा ना वो एनर्जी को लूज करेगा और ना वो एनर्जी को गेन करेगा, ना वो एनर्जी को लूज करेगा, ना वो एनर्जी को गेन करेगा। मतलब इसका मतलब क्या है कि एनर्जी ऑफ ईच शेल, हर शेल की अपनी एनर्जी जो होगी बच्चों वो फिक्स्ड होगी। हर शेल की अपनी एनर्जी क्या होगी? फिक्स्ड होगी, वो कभी भी चेंज नहीं होगी। एनर्जी कभी भी चेंज नहीं होगी, एनर्जी हमेशा हमेशा फिक्स होगी। हमेशा एनर्जी क्या होगी बच्चों? फिक्स होगी हर एक शेल की। कितने शेल्स होते हैं? कितने शेल्स होते हैं आप लोग को पता है? कितने शेल्स होते हैं बच्चों आप लोग को पता है? कितने शेल होते हैं? 5 प्रकार के शेल है। एक है आपका के शेल, एक है आपका एल शेल, एक है आपका एम शेल और एक है आपका एन शेल। अगर एन की वैल्यू 1 है तो वो के शेल है, अगर एन की वैल्यू 2 है तो वो एल शेल है, अगर एन की वैल्यू 3 है तो बच्चों वो क्या है? एम शेल है, और अगर एन की वैल्यू 4 है तो वो क्या है बच्चों? एन शेल। वो क्या है? एन शेल। तो हर शेल में, हर अलग अलग शेल में बच्चों, हर अलग अलग शेल में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी वैल्यू, उनकी एनर्जी, वो कभी भी ना एनर्जी को गेन करेंगे ना लूज करेंगे। हर शेल में अपनी अपनी एनर्जी को वो मेंटेन करके रखेंगे। समझ में आई बात? तो मैक्सवेल की थ्योरी गई भाड़ में, बोहर ने ये बोला, ठीक है। और इन्होंने कह दिया कि भाई हर शेल में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, जब हर शेल में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे तो वो ना तो
एनर्जी को लूज करेंगे और ना ही एनर्जी को गेन करेंगे। समझ में आई बात? समझ में आई बात? ठीक है। अच्छा, कितनी एनर्जी होती है हर शेल की? तो एक फॉर्मूला है हमारे पास बच्चों, एक फॉर्मूला है टोटल एनर्जी का। हमारे पास एक फॉर्मूला है बच्चों टोटल एनर्जी का। ठीक है, क्या फॉर्मूला है टोटल एनर्जी का बच्चों? -13.2। ठीक है, क्या फॉर्मूला, रुको देखने दो। -13.2 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर ना, हाँ, डिवाइड बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल एनर्जी। मतलब आप इससे टोटल एनर्जी निकाल सकते हो हर शेल की, टोटल एनर्जी निकाल सकते हो हर शेल की। लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? ये फॉर्मूला किसके लिए एप्लीकेबल है बच्चों? जिसका z का वैल्यू 1 हो। ये फॉर्मूला उसी के लिए एप्लीकेबल है बच्चों जिसका z का वैल्यू क्या हो? 1 हो। ओनली एप्लीकेबल, ऐसा लिख सकते हो, ओनली एप्लीकेबल जिसका z का वैल्यू क्या हो बच्चों? 1 हो। जिसका z का वैल्यू क्या हो सर? अब z मतलब क्या होता है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर 1 किसका होता है? हाइड्रोजन का। तो यहां से हम हाइड्रोजन के ही हिसाब से सॉल्व करते हैं। मतलब हम लोग हाइड्रोजन को ही एक यू कैन से एक कंपैरेटिव लेते हैं। भाई इसके कंपैरिजन में हम सबको पढ़ेंगे क्योंकि उसके पास सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है ना, तो हम लोग हाइड्रोजन के ही कंपैरेटिव में हम लोग बच्चों पढ़ते हैं। सही बात है। तो अगर z की वैल्यू 1 होगी, n की वैल्यू चेंज होती रहेगी ना। n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? n की वैल्यू बच्चों 1 हो सकती है। n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 2 हो सकती है। n की वैल्यू 3 हो सकती है। n की वैल्यू बच्चों 4 हो सकती है। तो इसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी। समझ रहे हो? जो टोटल एनर्जी है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अगर मान लो n की वैल्यू 1 है, अगर n की वैल्यू 1 है बच्चों, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा? -13.2 मल्टीप्लाइड बाय z। मतलब क्या है? z हमेशा 1 होना चाहिए, तो 1 का स्क्वायर 1 और n क्या है? 1, तो इधर भी 1 का स्क्वायर 1। तो मतलब टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? -12.3 किलो जूल या फिर जूल, सॉरी इलेक्ट्रॉन वोट। आई एम रियली सॉरी, यहां पे लिखा है मैंने ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन वोट। ठीक है। अगर मान लो n की वैल्यू 2 है तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा? n की वैल्यू 2 है, मतलब सेकेंड शेल की बात करें हम लोग, KLMN। तो किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? इसमें k की बात है, इसमें l की बात है, इसमें m की बात है, इसमें n की बात है। तो अगर आप l की बात करोगे यानी n की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? -13.2 मल्टीप्लाइड बाय 1/4। ये 4 क्यों आया? n की वैल्यू 2 है ना, और 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। सही बात है। तो इसका वैल्यू क्या होगा? देखो ऑलरेडी कैलकुलेट किया है मैंने। इसका आएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोट। इसका क्या वैल्यू आएगा? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोट। अगर n की वैल्यू 3 होगी तो टोटल एनर्जी क्या आएगी बच्चों? -13.2 इंटू 1/9। इसका वैल्यू आएगा बच्चों -1/5 इलेक्ट्रॉन वोट। सही है। इसका वैल्यू कितना आएगा? n इज इक्वल टू 4। ठीक है, n इज इक्वल टू 4। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -13.2 मल्टीप्लाइड बाय 1/5, नहीं 4। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। 4 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 16। तो यहाँ पे 16 आ गया। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? -0.85 इलेक्ट्रॉन वॉट। -0.85 इलेक्ट्रॉन वॉट। यस, बराबर है। देखा, कैलकुलेशन सही है मेरा। ठीक है, पहला एक दो वैल्यू ठीक है, पर कैलकुलेशन सही है। ठीक है। तो मतलब क्या है बच्चों कि जो फर्स्ट शेल होगा, अगर मैं हाइड्रोजन को एज अ यू कैन से रेफरेंस लेके चलूं, तो फर्स्ट शेल का टोटल एनर्जी इतना होगा। ठीक है, देखो चेंज करने दो कलर। फर्स्ट शेल का टोटल एनर्जी इतना होगा, सेकंड शेल का टोटल एनर्जी इतना होगा, थर्ड शेल का टोटल एनर्जी इतना होगा, और फोर्थ शेल का टोटल एनर्जी इतना होगा। तो जब भी आपके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे हर एक शेल के अंदर, तो उनकी एनर्जी ना तो गेन होगी ना तो लूज होगी। मतलब उनकी एनर्जी कांस्टेंट होगी, उनकी एनर्जी फिक्स होगी एक पर्टिकुलर शेल के अंदर। दिस इज द फिफ्थ पोस्टुलेट ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो, मुझे पता है ये चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट है, मुझे पता है ये चीजें समझने में थोड़ा समय लगता है। जब लेसन शुरू हुआ था तो बच्चों को बहुत मजा आ रहा था कि सर इलेक्ट्रॉन पढ़ना है, प्रोटॉन पढ़ना है। प्रोटॉन तो कितना अच्छा है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। पर चीजें डिफिकल्ट होती रहती है ना। ठीक है, चीजें बच्चों डिफिकल्ट होती रहती हैं। तो ये आपका थोड़ा सा समझने वाला पार्ट है। ठीक है, आपका हर एक शेल की एनर्जी फिक्स होगी, और आपका इलेक्ट्रॉन अगर उस शेल में रिवॉल्व कर रहा है, तो उसकी एनर्जी ना तो चेंज होगी ना तो लूज होगी। अब जब मैं सिक्स्थ पोस्टुलेट पढ़ाऊंगा तो आप लोग फिर से बोलोगे कि सर आप अभी तो कुछ और बोलो और अभी कुछ और बोल रहे हो। ठीक है, इसको नोट करो बच्चों। चलो इसको नोट करो। नोट किया?
इसको भी नोट करेंगे, नोट किया? चले, अच्छा चलो अब बात करते हैं पोस्टुलेट नंबर 6 की, और बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट, पोस्टुलेट नंबर 6 ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। क्या कहते हैं ये क्या कहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स कैन gain energy and electrons can also lose energy। ये क्या बात है सर? अब आप बोलोगे सर ये क्या बात है, अभी तो आपने बोला कि जब आपके इलेक्ट्रॉन, सर अभी तो आपने बोला पोस्टुलेट नंबर 5 में कि जब आपके इलेक्ट्रॉन एक शेल में घूम रहे हैं तो ना तो उनकी एनर्जी गेन होगी ना तो उनकी एनर्जी लूज होगी, ना तो उनकी एनर्जी गेन होगी ना तो उनकी एनर्जी लूज होगी। तो अभी आप कैसे कह सकते हो बच्चों, सर ऐसा आप कह रहे होगे कि अभी आप कैसे कह सकते हो सर कि इलेक्ट्रॉन कैन गेन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन कैन लूज एनर्जी? सुनो मैं क्या कह रहा हूं, सुनो। इसके पहले जब मैंने आपको, देखो कंफ्यूजन क्लियर करो, ठीक है? कंफ्यूजन होता, मुझे पता है सबको कंफ्यूजन हो सकता है। इसके पहले मैंने क्या बोला बच्चों कि व्हाइल रिवॉल्विंग इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, मैंने ये बोला बच्चों कि जो ऑर्बिट्स हैं, ठीक है, जो ऑर्बिट है, जैसे मान लो ये आपका इलेक्ट्रॉन है, सॉरी ये आपका न्यूट्रॉन है और ये इसके ऑर्बिट्स हैं, ये इसके ऑर्बिट्स हैं, सही बात है, ये इसके अलग अलग ऑर्बिट्स हैं। मैंने क्या बोला कि जो फर्स्ट वाला ऑर्बिट है, जो के ऑर्बिट है, उसकी एनर्जी कितनी है? 13.6। जो दूसरा वाला ऑर्बिट है उसकी एनर्जी कितनी है? देखो यहां पे मैंने सॉल्व किया ना, 12.3 है, 13.2 होगा ना यार, ये कैसे 13.2 होगा, -13.2, ठीक है? कितना होगा बच्चों? 13.2। एल की एनर्जी कितनी है बच्चों? 3.6, यही है 3.4 जो भी है, ठीक है, चलता है इतना 3.4। फिर इसकी एनर्जी कितनी है बच्चों? ये वाले की 1.5। ऐसे करके करते बच्चों एनर्जी कम हो रही है। तो मैंने क्या बोला कि शेल की एनर्जी कांस्टेंट है, शेल की एनर्जी कांस्टेंट है, तो मतलब इस शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे, इस शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे बच्चों, उनकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, समझ रहे हो? उनकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। और अगर आपका इलेक्ट्रॉन इस शेल में घूम रहा है, जैसे मान लो ये कौन सा शेल है, ये वाला के है, ये वाला एल है, ये वाला एम है, तो अगर आपका इलेक्ट्रॉन एल शेल में घूम रहा है, एल वाले ऑर्बिट में घूम रहा है, शेल में घूम रहा है, तो उसकी एनर्जी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होगी, वो चेंज नहीं होगी, वो चेंज नहीं होगी बच्चों, अगर वो इस ऑर्बिट में घूम रहा है। लेकिन छठवां पोस्टुलेट ये कहता है बच्चों कि आपका इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके दूसरे ऑर्बिट में जंप कर सकता है, आपका इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके दूसरे ऑर्बिट में जंप कर सकता है, समझ रहे हो? एनर्जी को एब्जॉर्ब करके दूसरे ऑर्बिट में जंप कर सकते हैं, क्योंकि सारे माइनस में ना, ज्यादा एनर्जी किसके पास है बताओ? ज्यादा एनर्जी किसके पास है? कौन सी एनर्जी ज्यादा है, कौन सी एनर्जी कम है? कौन सी एनर्जी ज्यादा है बच्चों? ये एनर्जी ज्यादा है ना, क्योंकि ये सारी वैल्यू माइनस में है। जब आप अपोजिट आते हो, माइनस में आते हो, तो ये वैल्यू ज्यादा है, इसकी एनर्जी ज्यादा है, फिर इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी और भी कम है, ये कम एनर्जी, ये ज्यादा एनर्जी। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया तो वो एक शेल से दूसरे शेल में जंप करेगा। अगर इससे और मान लो यहां पे एनर्जी उसने लूज कर दिया, तो एक शेल से दूसरे शेल में वापस क्या करेगा? पिछले वाले शेल में वो क्या करेगा? जंप करेगा, समझ रहे हो? ये कहता है आपका 6th पोस्टुलेट, समझ रहे हो? तो इलेक्ट्रॉन कैन गेन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन कैन ऑल्सो लूज एनर्जी, ठीक है? इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन कर सकता है और इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लूज कर सकता है। ध्यान से सुनिए, कुछ कंडीशन से लिख रहा हूं मैं यहां पे, सुनिए। इफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट एनर्जी, अगर इलेक्ट्रॉन ने एक्सेप्ट किया एनर्जी, देन इट जंप JUMP, इट जंप टू हायर एटॉमिक ऑर्बिटल,
एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या बोला मैंने बच्चों? अगर आपका इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एक्सेप्ट करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, सो देन इट जंप टू हायर एटॉमिक ऑर्बिटल। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं बच्चों एक्साइटेशन। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? एक्साइटेशन। इसको हम क्या कहते हैं? एक्साइटेशन, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। वहीं दूसरा केस क्या होगा? दूसरा केस क्या होगा बच्चों? इफ इलेक्ट्रॉन loses energy, if electron loses energy, then it jump back to lower atomic orbital। इसे हम लोग कहते हैं डी एक्साइटेशन। मतलब आपका इलेक्ट्रॉन मान लो एल में था, ठीक है, KLMN ना, तो मान लो एल में था, फिर उसने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, एनर्जी को लूज कर दिया, तो वो वापस पीछे आ गया, लो ऑर्बिटल में आ गया, नहीं एम के में आ गया। समझ लो, एल से वो के में आ गया। इसको हम लोग कहते हैं डी एक्साइटेशन। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? डी एक्साइटेशन। इसको हम डी एक्साइटेशन बोलते हैं। समझ में आ गया? क्या समझ में आया? देखो बच्चों, देखो 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 देखो, मान लो ये है बच्चों आपका न्यूक्लियस, ठीक है, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल। सही बात है। जो पहला शेल है, ये कौन सा शेल है बच्चों? के। ये वाला है एल, ये वाला है एम। ओके, इसकी एनर्जी कितनी है? 13.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है। इसकी एनर्जी कितनी है? 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी एनर्जी कितनी है? 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है ना? देख लो देख लो, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.1। हाँ चल, बराबर बराबर। ओ, इसकी एनर्जी इतनी है, ठीक है। अब मान लीजिए बच्चों कि आपका इलेक्ट्रॉन यहां पे प्रेजेंट था, आपका इलेक्ट्रॉन यहां पे प्रेजेंट था। अब इसके पास कितनी एनर्जी? सारे माइनस में, ठीक है, ये सारे क्या है? माइनस में। -13.2, -3.4, -1.5। अब ये सारे स्पेसिफिक होते हैं, ऐसा नहीं कि इसमें कितनी भी एनर्जी डाल दो ये जंप करेंगे, ऐसा नहीं होता। अगर मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑर्बिट में घूम रहा है, यानी के में घूम रहा है, तो इसकी एनर्जी कितनी है? 13.2। अगर ये के में ही घूमना चाहता है तो ना ये एनर्जी लूज करेगा, ना ये एनर्जी गेन करेगा। मैक्सवेल की थ्योरी हम फॉलो नहीं करते यहां पे, तो ये कोई भी एनर्जी को लूज गेन नहीं करेगा। लेकिन अगर मान लो इसने एनर्जी को एब्सॉर्ब किया, पहले इसके पास कितना था? बच्चों -13.2। सही है, माइनस कितना था बच्चों? 13.2। लेकिन मान लो इसको 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल गया। कितना? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल गया। कितना मिल गया बच्चों? इसको 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल गया। तो अब एनर्जी कितनी हो गई? ये वैल्यू माइनस है, ये वैल्यू प्लस है, तो आंसर ऑब्वियसली माइनस में आएगा। माइनस 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। माइनस कितना हो गया? 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब अगर इसको 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिली, कहीं से भी मिल सकती है, तो इसके पास कितनी एनर्जी हो जाएगी? 3.2। लेकिन अगले में जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 3.4 चाहिए। कितनी चाहिए बच्चों? 3.4 चाहिए। तो मतलब क्या ये इस एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा? 10 वाली एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा? नहीं करेगा। ये इस एनर्जी को एब्सॉर्ब नहीं करेगा बच्चों, समझ लो, ये वाला इस एनर्जी को एब्सॉर्ब नहीं करेगा। क्यों? समझ में आ गया बच्चों? क्यों नहीं करेगा इसको एब्सॉर्ब? समझ में आ गया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिक होते हैं, इनको स्पेसिफिक एनर्जी चाहिए। अगर इसको इतनी एनर्जी मिली कि अब इसका टोटल एनर्जी 3.4 हुआ, तभी ये जंप करेगा, तभी एक्साइटेशन कर देगा, वरना ये एक्साइटेशन नहीं करेगा। ये बात भी ध्यान में रखो, ये बात भी अपने जहन में डाल के रखो कि अगर इसको जो एनर्जी चाहिए वो स्पेसिफिक चाहिए। जैसे -13.2 है, ठीक है, अब ये -13.2 है, मान लो इसको +9.8 मिल गया। कितना मिल गया बच्चों? इसको +9.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल गया। अब अगर आप सॉल्व करोगे तो अब कितना आएगा? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब कितना आएगा बच्चों? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। सही है ना? तो अब अगर आप देखो तो अब -3.4 आ रहा है और इसका भी -3.4 आ रहा है। मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन कितना एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा बच्चों? 9.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को क्या करेगा? एब्सॉर्ब करेगा। 9.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एब्सॉर्ब करेगा और ये कितना बन जाएगा? 3.4। और ये क्या करेगा? जंप करेगा बच्चों इस वाले ऑर्बिट से इस वाले ऑर्बिट में। इसको हम कहते हैं एक्साइटेशन।
इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, एक्साइटेशन। जब एक्साइटेशन नहीं हुआ था तो आपका जो एटम था वो ग्राउंड स्टेट में था। वो कौन से स्टेट में था बच्चों, ग्राउंड स्टेट। मतलब ग्राउंड स्टेट वो स्टेट है जहां पे एक्साइटेशन नहीं हुई। लेकिन जैसे ही आपका इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेशन स्टेट में चला गया तो अब हम इसे क्या कहेंगे, एक्साइटेशन स्टेट। अब इसे हम क्या कहेंगे बच्चों, एक्साइटेशन स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट समझ में आ गया। ग्राउंड स्टेट मतलब क्या है कि अभी तक उसको एनर्जी मिली नहीं है, अभी वो नॉर्मल बैठा हुआ है, तो ग्राउंड स्टेट में जमीन पे बैठा हुआ है। लेकिन जैसे उसको एनर्जी मिली, जैसे मान लो आप जमीन पे आराम से लेटे हुए तो आप ग्राउंड स्टेट में हो। लेकिन पप्पा आए और सड़ाक से एक झपट लगा दिया आपको, तो आपको एनर्जी आ गई। मतलब पप्पा की एनर्जी आपके में ट्रांसफर हो गई। पप्पा ने जिस एनर्जी से आपको मारा था वो एनर्जी अगर आपके अंदर आ गई और आप फटाक से उठे, एक्साइटेड हो गए, फटाक से उठे और फटाक से पढ़ने बैठ गए, नहीं 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 पप्पा मैं तो पढ़ रहा हूं, मैं तो पढ़ रहा हूं। समझ रहे हो? तो वैसा ही इसका है। ग्राउंड स्टेट मतलब क्या, जब तक इसने इलेक्ट्रॉन को शेयर नहीं किया था, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं था, यहां पे था। लेकिन जैसे इसको 9.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिला, ये इसको एब्जॉर्ब करेगा और ये जंप कर जाएगा इस वाले, यही इलेक्ट्रॉन है पर ये यहां पे जंप कर जाएगा और ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है कि मान लो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, ये कितना है, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, तो 3 माइनस 3.4 है, सही बात है, माइनस 3.4 है। अब इसको इतना एनर्जी दो कि 1.5 हो जाए, इसको इतना एनर्जी दो कि ये 1.5 हो जाए। बच्चों कितना लगेगा बताओ, 1.5 होने के लिए कितना लगेगा, 1.5 से माइनस कर दो ना यार, कितना बचेगा, 14, 5, ठीक है, 5 गया 9, इधर 2.9, इसको 2.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दो, माइनस 3.4 प्लस 2.9 कितना दे दो, तो 14 में से 9 गया, इधर आ गया 5, ठीक है, और इधर होगा 2, 2 में से 1 गया, अच्छा 1.5। तो मतलब अगर मैंने इस वाले इलेक्ट्रॉन को 2.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया, इस वाले इलेक्ट्रॉन को, इसको मैंने कितना दिया, 2.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया, तो ये क्या करेगा, एक्साइटेड हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा क्योंकि इसकी एनर्जी इससे मैच हो गई। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये था सिक्स्थ पोस्टुलेट ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। और यहां पे बच्चों आपके बोहर्स एटॉमिक मॉडल खत्म होता है। एक टॉपिक और है जहां पे मैं थोड़ा बहुत आपको स्पेक्ट्रम का सिखाऊंगा, ठीक है, आखिरकार स्पेक्ट्रम कैसे फॉर्म होता है। तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में स्पेक्ट्रम देखेंगे और उसके बाद हम लोग इसके भी कुछ लिमिटेशन करेंगे क्योंकि ये भी थ्योरी पूरी तरीके से सच नहीं थी, तो ये भी आगे, इवन जो अभी भी थ्योरी चल रही है ना वो भी पूरी तरीके से सच नहीं होगी, बहुत सारी चीजें अभी भी डिस्कवर होना बची है। ठीक है, तो आप डिस्कवर करो यार, आप साइंटिस्ट हो, करो, बनो कुछ आगे चल। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। समझ में आ गया ना बच्चों? देखो मेरा मेन मोटिव यही था कि आपको समझ में आ जाए, मेरा मेन मोटिव बच्चों यही था कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो समझ में आ गया, आई होप चीज आपको क्लियरली बच्चों समझ में आ गई होंगी। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए। थैंक यू सो मच बच्चों, मैंने पूरा ट्राई किया है आपको हर एक चीज समझाने का। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर से कर देना अपने दोस्तों की तरफ, अच्छे अच्छे कमेंट सेक्शन को भर देना, लाइक कर देना इस वीडियो को। मैं मिलता हूं बच्चों आप लोगों से ऐसी और वीडियो में जहां पे हम लोग और भी बहुत सारी बातें करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, कीप स्टडिंग, बाय बाय।